हमने हाँ, लास्ट क्लास में पॉल्यूशन पॉल्यूशन के टाइप्स में एयर पॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया था पूरे चार्ट के हिसाब से, और उससे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मार्क करी हुई है। ठीक है, जिसका क्लास मिस हुआ है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने ये सब कवर कर लिया था, एसिड रेन वगैरह, फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन। इम्पोर्टेंट है इसमें सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम क्या क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, उनसे कौन सी डिजीज होती है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारे हमने कवर किए हैं सैटरडे की क्लास में। आज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉयल। आज सारे पोल्यूशन को खत्म कर देना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कन्वेंशंस, जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, पेरिस एग्रीमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल सोलर अवार्ड्स। उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे कुछ, देन वी विल स्विच टू आईसीटी। आईसीटी खत्म करने के बाद अ, जो लास्ट के थोड़े दिन बचेंगे ना, मे बी 10-15 डेज एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, तो हम तब कर सकते हैं डीआई और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उस गिवन टाइम में हम करेंगे। चल, तो ठीक है। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी चीज फिजिकल तौर पर, अभी हम एक एक करके तीनों को देखेंगे, बायोलॉजिकल तौर तौर पर या केमिकल तौर पर, अगर इन तीनों में से किसी के कारण भी जो पानी है आपका, उसकी क्वालिटी चेंज होती है, खराब होती है, तो वहां से हो जाता है क्या, वाटर पोल्यूशन। ओके, तो पोल्यूटेड वाटर इज अ थ्रेट। तो जो भी प्रदूषित जल है वो क्या है, खतरा है। किस चीज के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, जो पानी में जानवर रहते हैं, प्लांट रहते हैं, उनकी जिंदगी के लिए भी, और भी चीजें जो भी पानी पर डिपेंडेंट है उन सब के लिए खतरा हो सकता है। क्या, प्रदूषित जल। पोल्यूशन इज नॉन फ्लोइंग वाटर बॉडी। अगर जो नॉन फ्लोइंग मतलब है कि पानी बह नहीं रहा है, मतलब एक छोटा सा तालाब में पानी है, लेक में, या अंडरग्राउंड वाटर है, तो इसमें क्या होगा, जितना आप इसमें प्रदूषित चीजें डालते जाओगे या केमिकल कंटेंट इसमें बढ़ते जाएगा, तो ये चीजें इकट्ठा होते जाएंगी, लोकलाइज होते जाएंगी, और ये बहुत ज्यादा सीरियस बन जाएगा कुछ समय के बाद, है ना, क्योंकि चीजें फ्लो नहीं कर रही, एक ही जगह एकत्रित होती जा रही है। जनरली अ वाटर बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू absorb और ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट। अब पानी क्या है, जो वाटर बॉडीज है, जो कि पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स, इनकी ये फितरत है कि वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं, और जो पॉल्यूटेंट है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो पॉल्यूटेंट पानी में चला जाए एक लिमिट के बाहर, तब वहां से फिर दिक्कत शुरू होनी हो जाती है और वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। द मेजर ह्यूमन जनरेटेड सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो इंसानों के द्वारा, जो प्रमुख मानव जनित स्रोत है, वो क्या है, सीवेज, नाले का पानी जो आपके घर से जाता है, कचरा, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन को, जो इंसानों के द्वारा होते हैं। एक सीवेज हो गया, गार्बेज, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चरल वेस्ट, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारे से भी हमारा पानी का क्वालिटी खराब होता है। अब देखो सोर्सेज में भी आपने देखा, तो एक है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो उद्योग है उससे जो भी चीजें निकलती हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो पानी देते हैं उससे रन ऑफ होता है, बहता है, तो उसमें क्या होता है, कई बार पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स भी बह के एक जगह से दूसरी जगह जाके एकत्रित होने लगती है, या फिर अंडरग्राउंड जमीन के अंदर भी जाके जमा होने लगती है। फिर है अर्बन या डोमेस्टिक वेस्ट, आपके घर का कचरा, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, तो वो भी अगर पानी में जाके आप उसको छोड़ देते हो, तो पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। वॉरफेयर, युद्ध वगैरह होगा तब भी वाटर पोल्यूट होगा ही। तो ये सारे क्या है, मेजर लैंड बेस्ड, जो कि जमीन पर, भूमि पर आधारित सोर्स है किसके, वाटर पोल्यूशन के। अब जो पानी है, मैरीटाइम सोर्सेज जो है पोल्यूशन के, वो शिपिंग एक्टिविटीज, जो जहाजें चलती हैं, अगर मान लो उसमें पेट्रोलियम या कुछ कैरी कर रहे हैं, ऑयल बॉक्सेस वगैरह, सब्सटेंस मतलब कुछ भी सामान, कुछ भी वस्तु को हम सब्सटेंस बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस।
लकड़ी सब्सटेंस है तो पेन सब्सटेंस है तो केमिकल सब्सटेंस है, कुछ भी। तो मैरीटाइम सोर्सेस में भी क्या होता है, पोल्यूशन हो सकता है, जो शिपिंग एक्टिविटीज है उससे, पेट्रोलियम जो निकल रहा है उससे, मिनरल्स, फिशिंग एक्टिविटीज, तो ये सारे के सारे क्या है, जो मैरीटाइम सोर्सेज है पोल्यूशन के, समुद्री स्रोत। तो एक हमने आपको पीछे बताया लैंड बेस्ड, जो जमीन पे आधारित है, दूसरा है मैरीटाइम, जो समुद्री स्रोत है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज है प्रदूषण के। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने चार्ट है, तो जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है उसके क्या क्या स्रोत है। जो सरफेस वाटर है, जो सरफेस के ऊपर है, सतह पर, उसमें है हो जाएगा आपका अर्बन सेटलमेंट्स। जो अर्बन घरे हैं उसके अंदर से जो भी किचन से वेस्ट आ रहा है, उनका जो कचरा है, उनका वेस्ट है जो बाहर जा रहा है वो। इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज वगैरह है तो वो भी अपना कचरा वगैरह बाहर, है ना, नाले के थ्रू निकालते हैं, और वो जाके नदी में या कहीं जाके सेटल हो रही है, या किसी न किसी पानी सोर्स से मिल जा रही है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, खेतीबाड़ी के इलाके में हो सकता है आपका ऑयल, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सीडेंटली कुछ केमिकल्स स्पिल हो जाए, है ना, कहीं पे एक्सीडेंटली, तो वो अर्बन एरियाज में भी हो सकता है, शहर में, गांव में, किसी इंडस्ट्री में, खेत वेत में, कहीं पर भी। लीक्स फ्रॉम सरफेस स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस, जो भी आपका पाइपलाइन है, मान लो ऑयल पाइपलाइन है, गैस पेट्रोलियम पाइपलाइन, अगर वहां से भी लीक हो रहा है तो उससे भी क्या होगा, सरफेस पर वो जाके पोल्यूटेंट जमा हो रहा है। अब किसी फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, तो उसमें जो रन ऑफ है, केमिकल सॉल्वेंट केमिकल्स या कुछ भी जो है वो बाहर आके पोल्यूट कर सकता है। फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एक्सीडेंटली हो सकता है हो जाए लीक। सेडिमेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड कंस्ट्रक्शन, जो घर वर बनता है एग्रीकल्चरल लैंड में, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो जमाव होते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। एयर फॉल आउट इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस, अब जैसे नदी है, लेक है, ओशंस है, इन सब जगहों पे कोई भी पार्टिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल जो है उसमें जाके गिर जा रहा है, डंप हो जा रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। अब ग्राउंड वाटर का क्या है कि लीक हो गया कहाँ पे, कोई भी वेस्ट डिस्पोजल साइट है, एक ऐसा हमने इलाका बनाया जहाँ पर हम सारे कचरे को डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी लीक होने लग जाए, लीक्स फ्रॉम बरीड टैंक्स एंड पाइप्स, सेम चीज, जो ग्राउंड वाटर में जो चीजें चली जाएंगी, मतलब सरफेस के नीचे। सीपेज फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो इधर थे वही चीजें इधर भी है। सेप्टिक सिस्टम, जो हमारे घर का टॉयलेट सिस्टम वगैरह है, सेप्टिक सिस्टम होता है, तो उससे भी लीकेज हो सकती है। सीपेज फ्रॉम एसिड रिच वाटर फ्रॉम माइंस एंड माइन वेस्ट पाइल्स, तो किसी भी प्रकार का लीक या सीपेज अगर हो जा रहा है तो दो तरह का, या तो सरफेस के ऊपर होगा या सरफेस के नीचे चला जाएगा। तो सरफेस के नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस के ऊपर है तो सरफेस वाटर का पॉल्यूटेंट है। तो बस यही है। जैसे घर से डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें भी जो है वो जाके ग्राउंड में जाके समाहित हो जाती है। तो जो वाटर पॉल्यूटेंट के टाइप्स है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। आप जब पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें ये फिजिकल वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वाटर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, या फिर क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है कि वाटर पॉल्यूटेंट है फिजिकली। तो जो बायोलॉजिकल एजेंट है, जैविक एजेंट है ना, उसमें देखो कोलेरा, बैक्टीरिया, एमेबिक डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, टाइफाइड, पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस बॉम्ब एक्सेट्रा आर मेजर। ये सारे क्या है, वाटर डिजीज है, जो गंदे पानी के कारण ये सारी बीमारी होती है। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कोलेरा किस, कोलेरा का सोर्स क्या है ना, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारे वाटर बोर्न डिजीज है। तो हमारे कंट्री में जैसे ही बारिश का दिन शुरू होता है तो बहुत सारी बीमारियां वगैरह का जो है ना शुरुआत हो जाता है। जैसे फ्लड है, वाटर लॉगिंग, पाइप बस्टिंग, मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर विद ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बारिश के दिनों में देखने को मिलता है, और इनसे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। अब ये सब क्यों होता है, वाटर लॉगिंग मतलब कहीं पर पानी क्यों इकट्ठा हो जा रहा है, बाढ़ क्यों आ जा रहा है, बाढ़ इसलिए आ रहा है कि जो वाटर का फ्लो होने का जो सोर्स है, सिस्टम है, वो स्मूथ नहीं है, अच्छा नहीं है।
इसके कारण ओवर पॉपुलेटेड एरिया, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत आबादी है, तो बाकी चीजों के लिए जो जगह है वो नहीं बच पा रही है कि आप एक वेल मेंटेन्ड आपका सिस्टम हो, सीवेज सिस्टम हो, पानी आर पार करे, साफ सफाई हो पाए। अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जो सेटलमेंट्स हो रही है उसको आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आबादी बढ़ते जा रही है लेकिन जो पानी, साफ सफाई, ट्रीज, पेड़, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट सबसे कॉम्प्रोमाइज होते जा रहा है। तो ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। वाटर गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू ह्यूमन वेस्ट, जो इंसान का वेस्ट है वो पानी को खराब कर देता है, एनिमल का वेस्ट पानी को खराब करता है। डोमेस्टिक सीवेज, जो हमारे घर से जो गंदगी निकलते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसके जो डिटर्जेंट के जो पाउडर वगैरह जो गंदा पानी बनता है वो भी वाटर को गंदा करता है। वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस, जो टैनरीज है मतलब जहाँ पर चमड़े का काम होता है या फिर बूचड़ खाना है, तो उससे जो गंदा पानी निकलता है वो भी क्या करता है, आपके जो साफ पानी है उसको गंदा कर सकता है। या स्लॉटरीज है ना, तो यहाँ से भी बहुत सारी सोर्सेज है गंदे पानी की जो पानी को खराब करने की क्षमता रखता है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल एजेंट, है ना। अब हम देखेंगे केमिकल एजेंट, रासायनिक। जो केमिकल पॉल्यूटेंट है वो वाटर में क्या होता है, घुल सकते हैं, नहीं भी घुलते हैं, या फिर ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। अभी हम इनको एक एक करके देखेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक होगा नेचर में तो नाइट्रेट्स, फोस्फेट्स, एसिड, सॉल्ट्स, टॉक्सिक हेवी मेटल्स। ऑर्गेनिक क्या क्या है, ऑयल, गैसोलीन। ऑर्गेनिक इसको बोलते हैं जिसमें कार्बन होता है। पेस्टिसाइड्स, डाइज, पेंट, प्लास्टिक, ये सारी की चीजें, ठीक है। तो ये सब इसमें है केमिकल एजेंट्स में। फिर है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि थर्ड कैटेगरी होता है किसी भी केमिकल पॉल्यूटेंट्स का। जैसे एक कैटेगरी क्या है, इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक इसी के अंदर, और तीसरा है रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कोई भी सी चीज है, वो थर्ड कैटेगरी बनता है केमिकल पॉल्यूटेंट्स के अंदर, उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, आपका जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है। Organic waste and inorganic nutrients like phosphates and nitrates enrich the water bodies that may cause eutrophication। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको याद रखना है फोस्फेट्स और नाइट्रेट्स। जब किसी भी वाटर बॉडीज में इनकी मात्रा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, एक चीज होता है यूट्रोफिकेशन। अभी आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में यूट्रोफिकेशन है क्या, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द इफेक्ट्स इन वाटर बॉडीज इंक्लूड, इससे क्या क्या असर पड़ेगा पानी में। पानी का कलर चेंज हो जाएगा, अगर आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है तो पानी का कलर रेड दिखेगा, आयरन सल्फेट है तो येलो दिखेगा। तो इस प्रकार के चेंजेस होते हैं पानी के अंदर, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव जंतु के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम देखेंगे फिजिकल एजेंट्स। तो इसको याद रखना है, फिजिकल एजेंट में तीन चीजें आती हैं। एक है सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो वाटर के अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल है वो, सेडिमेंट्री सॉलिड जो जम गई है नीचे, और टेम्परेचर। ये तीन फिजिकल फैक्टर है जो कि क्वालिटी ऑफ वाटर को इफेक्ट करती है। These water pollutants adversely affect by silting, clogging the waterways, filling the dams and making the water muddy। तो ये चीजें है ना, ये क्या करती है, पानी में पूरा जम जाएंगी, इससे बहुत सारी चीजें, सिल्टिंग, सिल्ट बन जाएगा, पानी में एक परत बन जाएगी नीचे की तरफ। क्लॉग कर देंगे वो वाटर, जो पानी बहने का रास्ता है उसको रोक देंगे, वाटर को पूरा कीचड़ कीचड़ कर देंगे। एक्वेटिक एनिमल्स फेस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है इन सब पानी में। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक एंड मिनरल सॉलिड्स, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल पानी के अंदर है या मिनरल सॉलिड है, ये क्या करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी हेवी मेटल्स है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, अब जो भी उस पानी को पिएगा वो उसके साथ साथ इस मेटल्स को भी अपने बॉडी में लेता चला जाएगा, ये समझो। तो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक या मिनरल सॉलिड्स है, जो भी पानी में चीजें है ना, वो मेटल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, उसकी टॉक्सिसिटी को,
अब वो पानी से बहुत काम है, खाना बनता है, आप पानी पीते हो, है ना, कंज्यूम करते हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपके बॉडी में भी हेवी मेटल्स जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, फूड चेन में ये पहुंच जाता है। अब एक है थर्मल पोल्यूशन। ये कब होता है, जब हीट किसी भी वाटर बॉडी में, आप कुछ भी वाटर एंटर करा रहे हो, लेकिन वो गर्म वाटर है, मान लो किसी इंडस्ट्री से गरम गरम पानी निकल रहा है, इसके आने से भी क्या होता है, वाटर की क्वालिटी खराब होती है और वाटर पोल्यूट होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक चार्ट है कि जो मेजर पॉल्यूटेंट है, जो प्रदूषक, उसके स्रोत और इसका क्या असर पड़ता है, इसको एक एक करके तोड़ तोड़ के सामने समझा दिया गया है। तो जो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या था, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, प्रोटोजोआ। इसका सोर्स क्या है, ह्यूमन सीवेज, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा है, मतलब मान लो कहीं पेड़ गिर गया या कोई जानवर मर गया है और फिर उसको अच्छे से डंप नहीं किया है, दफन नहीं किया है, तो वो सड़ेगा, तो उससे बहुत सारे कीड़े, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जनरेट होंगी, तो वो आसपास जाके इफेक्ट करेंगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट, किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट से भी ये चीजें प्रोड्यूस होंगी और इससे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि देखो, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया फीड ऑन दिस बायोलॉजिकल वेस्ट एंड डिप्लेट ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। ये आपका एक छोटा सा पॉन्ड है, मान लो, है ना, अब आप इससे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जम गए, है ना, ह्यूमन सीवेज वगैरह आप इसमें डंप कर रहे हो, जो भी चीज है। अब जो बैक्टीरिया है, इसको अपने सर्वाइवल के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, तभी वो जिंदा रहेगा। जो वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो जो भी चीजें इसमें डिपेंडेंट है, इस पानी के अंदर जो भी छोटे छोटे जानवर है, मछली है या पेड़ पौधे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया सब ऑक्सीजन लेता चला जा रहा है, तो उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। फिर इससे क्या होता है, पानी का स्मेल भी बहुत गंदा आता है, इस गंदे स्मेल से भी आपको अलग अलग बीमारी हो सकती है। तो ये था बायोलॉजिकल एजेंट का इफेक्ट। केमिकल एजेंट में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स या मिनरल्स, ये सारी चीजें, एसिड्स, कुछ भी केमिकल के फॉर्म में, सॉल्ट्स, मेटल्स, मेटल्स में लेड या मर्क्यूरी, प्लांट, तो इसका सोर्स ये है जो हमने आपको पीछे बताया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए। फूड चेन में एंटर कर जाएगा ये। फूड चेन में एंटर करने के कारण क्या होगा, जो जेनेटिक, ये जो बच्चे, जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे, उनमें खतरा बना रहेगा कि वो डिफेक्टिव हो जेनेटिकली। और इससे यूट्रोफिकेशन भी होता है। यूट्रोफिकेशन मतलब, जैसे ही किसी वाटर बॉडी में फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो वो वाटर बॉडी है वो यूट्रोफाइड हो जाता है। और इसका थर्ड है केमिकल एजेंट के अंदर, दूसरा है कौन सा, ऑर्गेनिक केमिकल, इसमें कार्बन्स होते हैं, ये भी टॉक्सिक होता है, सेम चीज। फिर रेडियो एक्टिव भी मैंने आपको बता दिया, ये भी फूड चेन एंटर कर सकता है और कॉज बर्थ एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स। कैंसर के लिए भी, कैंसर भी हो सकता है इसके कंजम्पशन से। फिजिकल एजेंट में क्या है, इसका सोर्स है सॉइल इरोजन, ये धूल उल है, वो उड़ उड़ के पानी में जमा होते जा रहा है। एग्रीकल्चर के रन ऑफ, किसी खेत से पानी बह रहा है तो उसके साथ साथ केमिकल्स बह रहे हैं और कुछ मिट्टी विट्टी भी बह रहे हैं, तो ये भी जाके जमा हो रहे होंगे पास के नहर में या किसी चीज में। माइनिंग से प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। जहाँ पे हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसमें आप देखो, इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो इन्फेक्ट करता है, जो बीमार करता है आपको, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है ना। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, मेटल्स, कॉस्टिक्स। ऑर्गेनिक में पेस्टिसाइड्स हो सकता है, डिटर्जेंट्स, ऑयल, गैसोलीन। रेडियो एक्टिव मटेरियल ये सब है, यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसका सोर्स क्या और इम्पैक्ट क्या है। इकोसिस्टम का डिसरप्शन, जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, जो भी कचरा पानी में चला गया, वो ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है खुद को तोड़ने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्लांट एनिमल रेसिड्यूज एंड मैन्योर्स, किसी भी वाटर बॉडीज में
पेड़ का कुछ अंश, पत्ते वत्ते डाल दिए, फ्लावर्स वगैरह डाल दिए, है ना, मैन्योर्स। तो ये सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स। सेडिमेंट्स में क्या जम जाएगा, मिट्टी जम जाएगी पानी की सतह पे, सिल्टिंग होने लगेगा। थर्मल में क्या है, हीट, जो अभी हमने आपको बताया था थर्मल पॉल्यूशन के अंदर, कोई भी गर्म पानी अगर आप किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो तो वाटर पोल्यूट होता है उससे। अभी हमने आपको बोला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म है, वो है यूट्रोफिकेशन। इसको देखेंगे। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी में, कोई भी वाटर बॉडी, मान लो एक पॉन्ड है आपके घर के आसपास, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट, घर का कचरा वचरा इसमें डाले जा रहे हैं, और उसमें ज्यादातर क्या है, नाइट्रेट और फॉस्फेट है। जैसे ही इन दोनों का मात्रा बढ़ेगा तो वहां पे जो चीजें हो जाएंगी उसको डिफाइन करते हैं यूट्रोफिकेशन। तो इसमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एरोबिक बैक्टीरिया है रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी कचरा आपने डाला उस कचरे पे बैक्टीरिया एक्ट करेगा, और जब से ही उस पे एक्ट करेगा उसको सिंपल सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा, तो अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग चीजें जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो एक्ट करता है खाद पानी जैसा पानी के अंदर। इससे क्या होता है, वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स है, मान लो एल्गी है, ये बहुत बढ़ जाता है। डकवीड, वाटर हयासिंथ, ये सब चीजें आपने देखा होगा पानी में, हरा हरा पत्ती पूरा जम जाता है। बहुत सारे वाटर हयासिंथ का ही फोटो देखा होगा, बहुत सारे छोटे 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 पौधे वगैरह हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर जो है वो खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। जब बहुत ज्यादा अलगी ग्रोथ कर जाता है तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है, एल्गल ब्लूम। ये भी इम्पोर्टेंट है। शैवाल की प्रचुर वृद्धि को शैवाल खिलना कहा जाता है। हाँ, अलगल। तो ये चीजें हैं यूट्रोफिकेशन में। तो जो बैक्टीरिया है जो आपके वाटर बॉडी में, वो बहुत सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन खा जाता है। उसी तरीके से algae को भी ऑक्सीजन चाहिए, और जो भी ग्रीन प्लांट्स है उन सबको। तो इससे क्या होगा, जो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो मछलियों के लिए बचना चाहिए वो कम हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, मछलियां मरने लगेंगी। द केमिकल साइकिल एंड इकोसिस्टम ऑफ द वाटर बॉडी चेंजेस। इन सब के कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण, जो केमिकल साइकिल है, ये जो इकोसिस्टम है, खुद के पानी का जो अपना इकोसिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द वाटर बॉडी डिमिनिशेस। कुछ समय के बाद क्या होता है, जो वाटर बॉडी है वो सूख जाएगी और धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगी, फिर वहां पे जंगल वंगल, अलगल ब्लूम, ये सब आपको दिखेंगे। इसमें याद रखना है कि जो यूट्रोफिकेशन होती है वो स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, मतलब जो स्थिर वाटर बॉडी है, मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में होता है। बहते हुए पानी में ये नहीं हो सकता, मतलब नदी वगैरह में ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, जो बहता हुआ पानी वो अपने साथ कचरा भी लेके बाहर ले जाएगा ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स है, वो एक जगह जम ही नहीं पाएंगे, इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे, उससे जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। ये था यूट्रोफिकेशन। कोई भी जो आप सीवेज या कचरा, जो अनट्रीटेड कचरा वगैरह, एनिमल वेस्ट, एनिमल प्रोडक्ट को आप डंप करते हो, उससे वाटर बॉडीज में वाटर पोल्यूशन होता है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर बोर्न डिजीज ड्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म वाज सीवियर बिफोर सीवेज ट्रीटमेंट। अगर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अगर जो अभी आपका घर का कचरा है, जो भी वेस्ट है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है और डायरेक्टली उसको डंप कर दिया जा रहा है किसी भी वाटर बॉडी में, तो उससे बहुत सारे जो वाटर बोर्न डिजीज है, जो हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन से, कोलेरा है, वायरल हेपेटाइटिस है, ये सारे के सारे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक चार्ट है, जो भी हेवी मेटल्स जो हमारे वाटर बॉडीज में आ जाती है, जिनको कंज्यूम करने से बहुत तरह तरह की बीमारी होती है, वो अभी हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैडमियम से किस बीमारी कौन सी होती है, मर्क्यूरी कंज्यूम करने से क्या होता है, लेड से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इधर आपका है मेटल्स के नाम, और इधर है इसके सोर्सेस, कि मर्क्यूरी का सोर्स क्या है, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, लेड। पेंट्स, बैटरीज, जो गैसोलीन, जो आपका पेट्रोलियम है उसमें लेड है, तो इससे लेड प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर कोई भी कॉपर प्लम्बिंग है वो सड़ गया, करोड हो गया,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सबसे भी कॉपर जो हेवी मेटल्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के तौर पर। और जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के इम्पैक्ट्स देखने को मिलने लगेंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, एक इंसिडेंट का। एक इंसिडेंट होता है जापान में, एक जगह होता है मीनामाटा बे। 1952 में डिस्क्राइब करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मेटल पॉल्यूशन। इस बे में ना बहुत ज्यादा, ये बहुत पॉल्यूटेड है, इसके अंदर पूरा मेटल्स वगैरह भरे थे। ये मर्क्यूरी शेयर्स था, उसमें उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी मिला इस बे में, मीनामाटा बे में। इसके कारण क्या हुआ, 397 आर नोन टू हैव बीन अफेक्टेड। 397 लोगों को असर हुआ, जिसमें से 68 लोग मर गए। 22 जो उनमें से थे वो थे अनबॉर्न चिल्ड्रन, जिनका जो पैदा भी नहीं हुए वो वही मर गए, मतलब इतना लीथल था। तो जब मिथाइल मर्क्यूरी वाज एब्जॉर्ब, जो मिथाइल मर्क्यूरी जो केमिकल था, इसको अब्सॉर्ब कौन करता है, शेलफिश। तो लेवल ऑफ जो मर्क्यूरी था फिश में वो बहुत बढ़ गया। अब जो लोग भी लोग मछली कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ उसके शरीर में मर्क्यूरी भी जा रहा है। तो उससे फिर आप देखो डेथ हो जा रहे हैं, जो बच्चे जन्म भी नहीं लिए उनका भी डेथ हो गया। तो कितना खतरनाक होगा ये। कुछ कुछ केमिकल जो है वो किसी भी वाटर, किसी भी बॉडीज में एक्युमुलेट कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन। देखो, बायो कॉन्सेंट्रेशन, ये सब टर्म आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। अगर कहीं पर कोई केमिकल एकदम जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और बायो मतलब जैविक है। इसका जो मेन सोर्स क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। जैसे कभी एग्जांपल आपने देखा, जो जापान के मिनीमाटा बे में इंडस्ट्री वगैरह से ही जो भी मर्क्यूरी वगैरह का वेस्ट रिलीज हो रहा था, वो इस पानी में जमा होते गया, जमा होते गया, मछलियां खाती गई, मछलियां खाती गई, तो फूड चेन में हमारे एंटर कर गया, और ये फूड चेन से फिर ह्यूमन तक गया। और फिर उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि कितने लोग का डेथ हो गया। इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो जो टॉक्सिक केमिकल है, जो भी केमिकल है, जो जहरीला केमिकल है, वो बहुत ही लीथल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो उसको मार भी सकते हैं। तो जो बहुत सारे जो केमिकल्स है वो या तो नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब वो फॉरएवर है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर बहुत धीरे 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 वो डिग्रेड करते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और इससे क्रोनिक इफेक्ट, हमने आपको वाटर वाले एयर वाले क्लास, एयर पोल्यूशन वाले क्लास में क्रोनिक डिजीज के बारे में बताया था, कि जो बीमारी धीरे धीरे आपको वो चीजें आपकी बॉडी में जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर अचानक से मान लो कुछ दिन के बाद आपको उस डिजीज का सिम्टम्स, या फिर आप बीमार हो चुके हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो धीरे 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 आपके शरीर में जा रहा था, फिर आप बीमार हो गए। तो एक क्रोनिक इफेक्ट है इस। और कुछ कुछ केमिकल्स जो है वो एक एक किसी भी फूड चेन में है ना, फूड चेन में जब उसकी मात्रा बढ़ते चली जाएगी, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो यही यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई भी केमिकल जब मैग्निफाइड हो जाती है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है किसी भी फूड चेन में, तो वो बन जाता है बायो मैग्निफिकेशन। इससे कैंसर भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के अलग से क्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है, जो कि कोई टॉक्सिक केमिकल्स किसी टॉक्सिक केमिकल से कॉज होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव इफेक्ट, रिप्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, टेट्राजेनिक, म्यूटेजेनिक, कार्सिनोजेनिक, ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ये सारी की सारी चीजें क्या इम्पैक्ट है, जो कि आपको एक ओवरऑल आपको समझ के रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन से किस प्रकार के डिजीज हो रहे हैं, या बायो कॉन्सेंट्रेशन से क्या चीजें हो रही हैं। अब जो किसी भी समुद्र के पानी में जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन वो क्या है, ऑयल स्पिल्स। ये तेल वेल वगैरह लीक होते जा रहा है, नदी में जमते जा रहा है, समुद्र में। तो ये है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, अबाउट हाफ ऑफ द ऑयल इन द सी कम्स फ्रॉम नेचुरल सीपेजेस फ्रॉम ऑफ शोर डिपॉजिट्स। जो भी डिपॉजिट्स वगैरह है उसी से हमें तेल मिलता है ना। 1/5 आता है वेल ब्लो आउट से, आप वेल से निकालते हो।
लीकिंग पाइपलाइन या टैंकर स्पीड। तो इन सब से क्या होता है, बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं कि तेल जो है वो वाटर बॉडीज में समाहित हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, वाटर पोल्यूट होगा। ऑयल स्पिल एट सी नॉर्मली ब्रेक्स अप एंड डिसिपेटेड स्पैक। जो भी तेल पानी में गिरता है वो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पूरे के पूरे मरीन इन्वायरमेंट में कुछ कुछ समय में सब तरफ फैल जाता है। दिस डिसिपेशन इज a result of a number of chemical and physical process that change the compound that make up oil। तो अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस चलेंगे, इन सबको इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, विदरिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विदरिंग किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है ऑयल स्पिल से, मतलब वाटर पोल्यूशन से, ऑयल स्पिल से। तो विदरिंग क्या है कि जैसे ही तेल समुद्र में गिरा, तो वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम। तो उन सबको इकट्ठा करके उसको क्या बोला जाता है, विदरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। इसमें इन सब के फुल फॉर्म से कई बार पूछे जा चुके हैं, ये है क्या, इसको भी जानना जरूरी है। तो वाटर सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर वेरियस पैरामीटर्स। जो पानी के जो सैंपल आप लेते हो, आप उसको अलग अलग मापदंड पर टेस्ट करते हो, ताकि आप ये बता सको कि जो पानी है वो फिट है कंजम्पशन के लिए, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या जो एनिमल है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस पैरामीटर में देखो क्या क्या है। डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब इसको देखेंगे। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर एंड टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो आपको ये याद रखना है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको टेस्ट करने के। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसी भी पानी में डिजॉल्व है, जितना ज्यादा अमाउंट होगा ऑक्सीजन का किसी पानी में, इसका मतलब वो वाटर क्वालिटी क्या है, गुड है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन कंटेंट का वाटर बॉडी में, इसका मतलब उस पानी में बहुत कचरा है जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। वही यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल ले लो यहाँ पे, है ना। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, हयास वाटर हयासिंथ हो गया, एल्गल ब्लूम, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। इसका मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन का कमी है, इसलिए वाटर का क्वालिटी खराब है। फिर है एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब होता है कि जो मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वो कितना ऑक्सीजन ले रहा है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल सीवेज है, कोई पत्ता है किसी पेड़ का, ग्रास ब्लेड है, फूड वेस्ट है, इन सबको डिकम्पोज करने के लिए। इफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर जो अमाउंट ऑर्गेनिक वेस्ट जो कचरा है पानी में उसका मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए। जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होने के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा। तो पानी में जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। जैसे ही पानी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा, पानी का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा। तो देखो, अगर बीओडी ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डिमांड करके सब ले जा रहा है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडीज में था उसकी मात्रा कम हो जा रही है। वेरी सिंपल, इट मेक्स सेंस। फिर है एक सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड डिग्रेड और ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसमें जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, उसको तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है उसको बोलते हैं सीओडी। और वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी जो रिसीव करता है बहुत सारे कचरे गंदगी केमिकल इंडस्ट्रीज से, तो वो शो करता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उस कचरे को, उस इंडस्ट्री को, उस केमिकल को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है इसमें मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एमपीएन। तो ये क्या है, द वाटर पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज सीवेज और स्लज विल हैव हाई पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने आपको बताया जितना ज्यादा कचरा होगा बैक्टीरिया का नंबर उतना बढ़ जाएगा। जब ये दोनों बैक्टीरिया ई कोली एंड कोलीफॉर्म, आप एमपीएन से टेस्ट कर सकते हो इस मेथड से। तो ये ई कोली है और ये कोलीफॉर्म है, इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो और इन्यूमरेट गिनती कर सकते हो कितना होगा। तो एमपीएन मेथड जो स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करता है कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वाटर बॉडी में।
तो कोलीफॉर्म जो है वो हमारे आंत में होता है, तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस से ये मतलब होता है कि इस पानी में ह्यूमन वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो जो भी गंदा पानी है उसका एमपीएन वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इतना दूर क्लियर है अभी सबको? कोई भी डाउट है? ऑल गुड? ठीक है। इसका लास्ट पैरामीटर है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉलिड्स, जो भी नमक वगैरह है, अभी जो भी सॉलिड है जो डिजॉल्व हो गई है वाटर में, आप उसको मेजर कर सकते हो उस मेथड से। सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर क्वालिटी पुअर, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है जिसके कारण पानी का क्वालिटी खराब होती है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, या फिर और भी कोई जो सॉल्ट की फॉर्म है, ये सारे डिजॉल्व होते हैं और इससे पानी का क्वालिटी खराब होता है। हेवी मेटल्स भी इसी कैटेगरी में आएगा, कि जो भी चीजें डिजॉल्व हो गई है। तो जितना ज्यादा अमाउंट टीडीएस का होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर उतना ही डिग्रेड करेगा। बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक चार्ट है क्लास ऑफ वाटर समझने के लिए, क्लास ए बी सी डी ई। ओके, तो क्लास ए में क्या होगा कि वो पानी पीने के लायक है, आपको उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो, क्लोरीन वगैरह डाल के उसको अच्छे से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। क्लास बी क्या है, बा, बाद बाथिंग के लिए आप नहा सकते हो। क्लास सी क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन, आपने उसको ट्रीट किया अच्छे से, डिसइंफेक्ट किया और वो पीने लायक है, तो सी क्लास। डी क्लास क्या है, इस पानी में जो वाइल्ड लाइफ है या जो फिशरीज है, जो मछलियां वगैरह है, वो प्रोपगेट कर रही है, वो सरवाइव कर रही है। ई क्लास में हो जाएगा इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल कूलिंग, कंट्रोल्ड वाटर डिस्पोजल। तो ये क्लासेस ऑफ वाटर है, ए बी सी डी ई। ये था आपका पीछे पूरा का पूरा वाटर पोल्यूशन। अब हम देखेंगे, यस, लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ये लैंड पॉल्यूटेंट्स है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर का कचरा। दूसरा है वो पदार्थ जो एक्युमुलेट कर जाते हैं लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो लैंड पोल्यूशन, जो जमीन पर जो पोल्यूशन हो रहा है, उसका है ये टाइप। अब देखो, जो मेजर लैंड एंड सॉइल पॉल्यूटेंट क्या क्या है। अर्बन वेस्ट, तो शहरों में कचरा है, म्यूनिसिपल सीवेज, ये सारे सोर्स है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये आएंगे आपका। डोमेस्टिक वेस्ट, जो किचन का वेस्ट है, क्रॉकरी हो सकता है, टिन कैन, प्लास्टिक कैन, ये सारे। रूरल वेस्ट में जो खेती बाड़ी से रिलेटेड पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। न्यूक्लियर प्लांट वेस्ट में रेडियो एक्टिव या हजार्डस वेस्ट, जो कि जमीन पर है, लैंड पर है। नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट का अर्बन एरियाज में 1.5 से 2% होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो न्यू दिल्ली है वो प्रोड्यूस करता है 60 मीट्रिक टन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर डे। हर दिन इतना बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है दिल्ली में। तो दिस वेस्ट कंटेन्स एस्केलेटिंग क्वांटिटीज। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आपको मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक, सिरिंज, यूरिन रिसेप्टिकल्स, इंट्रावेनस बैग्स, कैथेटर्स, मतलब जो भी चीजें जो मेडिसिन या हेल्थ केयर में इस्तेमाल होती हैं और वो बाद में कचरा बन जाती हैं, तो वो सब इसमें आएगा। द लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट, अगर आपके पास कोई ढंग का प्रोसीजर नहीं है कि आप इसको हैंडल कैसे करोगे, इस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, इसको ट्रीट करना है, डिस्पोज करना है, अगर ये आप ठीक से नहीं करते हो ये सारी चीजें, इससे क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर होगा। और इसके कारण जो है हेपेटाइटिस बी डिजीज का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है।
अब निडल इंजरीज है या फिर एक्सपोजर टू डिस्कार्डेड बॉडी फ्लूइड्स, मतलब मान लो कोई छोटा मोटा सर्जरी हुआ या कुछ भी बॉडी का जो वेस्ट निकला, अगर आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हो और उसको छोड़ देते हो, जो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो लोग इंगेज कर रहे हैं उसको कलेक्ट करने में, साफ करने में, हटाने में, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है बीमार पड़ने का। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपको देखना है पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इससे। तो पॉप क्या है? एक केमिकल है जो कि इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहता है और बहुत ही बड़े लेवल पर फैला होता है, और ये एक्युमुलेट करता है हम लोगों के बॉडी में, कहाँ पर? फैटी टिश्यूज में। और ये बहुत टॉक्सिक है, इंसानों के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी। ये सर्कुलेट होता है ग्लोबली, और जहां भी ये ट्रैवल करेगा सब जगह ये डैमेज करता जाएगा। अगर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये बायो एक्यूमुलेट होगा, बायो मैग्नीफाई होगा, जो हमने आपको अभी पीछे दोनों टर्म बताए थे हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन में। तो ये जो 12 पॉप है इसके आपको नाम याद होने चाहिए बिल्कुल। एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, डीडीटी, डिल्ड्रिन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मिरेक्स, पीसीबीस, टॉक्साफिन, फुरान, डायोक्सिन। ये 12 के 12 पॉप, इसको डर्टी डजन भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसके सोर्सेस या फिर यूज कहाँ पे हो रहा है इसको? डीडीटी का इस्तेमाल होता है मच्छर मारने के लिए। एल्ड्रिन टर्माइट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। ये सारे के सारे क्या पॉप्स है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूट मतलब लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जितना ज्यादा फूड चेन हाइयर जाएगा वहां पर ये बायो एक्युमुलेट करेंगे, बायो मैग्नीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। नॉइज क्या है? कि कोई भी अनवांटेड साउंड जो जरूरत नहीं है, आप हल्ला कर रहे हैं, जिससे आपको चिढ़ मचती है, स्ट्रेस बिल्ड होता है, सुनने की क्षमता भी चली खराब कम हो सकती है, तो ये सारी की सारी क्या है? नॉइज है। जितना ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है नॉइज पॉल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेन सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन को वो क्या है? इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, घर 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 आवाज चल रहा है, मशीन कुछ चल रहे हैं उससे आवाज हो रहा है, व्हीकल्स, रेलवे, जहां से भी अननेसेसरली साउंड आ रहा है वो नॉइज है, जो लोगों को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार आपसे डेसिबल में पूछते थे क्वेश्चन कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो दिन में कितना लिमिट है? 75 तक जा सकता है, 75 डेसिबल तक। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड मेजरमेंट है। रात के समय 70, कमर्शियल एरिया तो 65 से 55, दिन में 65, रात में 55। रेसिडेंशियल एरिया है तो 55 से 45, साइलेंट जोन है तो 50 से 40। तो आपको ये याद होना चाहिए, कोड, एरिया कोड, कैटेगरी, और ये लिमिट्स, मतलब ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडिएशन पॉल्यूशन। तो रेडिएशन पॉल्यूशन में क्या है? सम एलिमेंट्स एमिट सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होती हैं उससे कुछ रेडिएशन, मतलब कुछ रेज, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियम है, यूरेनियम है, सीसियम। तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है फिर हमारे एनवायरनमेंट में। तो मेजर सोर्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन आर रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम मेडिकल थेरेपी, से एक्सरे ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड डायग्नोस, डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कोई भी न्यूक्लियर वेपन आप उसको डिटोनेट कर रहे हैं, उससे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, कहीं पर भी न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट है वहां से भी रिसर्च, कहीं किसी लैब में रिसर्च हो रहा है वहां पर अगर इस्तेमाल हो रहा है ऐसे एलिमेंट जिससे कि रेडिएशन हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पॉल्यूट करती है। टेलीविजन भी, ल्यूमिनस डायल्स, ये सारी चीजें। द इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स, जो असर पड़ेगा किसी भी इंसान की बॉडी पर, ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा एक्सपोजर है। ज्यादा मात्रा में तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कम मात्रा में तो कम असर दिखेगा। अगर हाई लेवल एक्सपोजर है तो डेथ हो सकता है, लो लेवल एक्सपोजर है तो इस तरह की बीमारी हो सकती है, म्यूटेशंस, जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर या ल्यूकेमिया। बायो कॉन्सेंट्रेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉजेज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जो अभी हमने आपको पीछे ये दोनों टर्म बता दिया है। ये कह रहे हैं कि जब बायो कॉन्सेंट्रेट एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, बायो मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ता जा रहा है इसका मात्रा, इसका बहुत लंबे असर समय तक असर पड़ता है एनवायरनमेंट में,
जैसे कि बर्थ डिफेक्ट, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी ना हो, उनमें कुछ डिफेक्ट हो, कैंसर के इंसिडेंस जो है वो बढ़ने लगे, किसके कारण? रेडिएशन पॉल्यूशन के कारण। हम्म रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इजी टू कंट्रोल। अगर मान लो आप एक्सरे कराने गए किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट सेंटर्स में, तो उसको कंट्रोल करना इजी है, एक्सपोजर को कितना अमाउंट तक आपको एक्सपोज वो कर रहे हैं उस चीज के साथ। लेकिन अगर जो पावर प्लांट वगैरह वहां पर कंट्रोल करना अगर मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा कैटास्ट्रॉफिक, मतलब एकदम बड़े लेवल पर दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चेरनोबिल एक्सप्लोजन होता है, ये दुनिया का पहला सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर होता है 1986 में। जिनका न्यूक्लियर प्लांट होता है वहां पर ही डिजास्टर हो जाता है। तो यूएन कहता है कि जो बहुत सारे जो यूक्रेन के लोग हैं, चेरनोबिल यूक्रेन में जगह है, आप इस पे एक वेब सीरीज या मूवीज है, आप उसको देख सकते हो कि एक डिजास्टर के कारण, एक एक्सप्लोजन के कारण किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है पूरे सोसाइटी पे, पूरे कंट्री पे। तो यूएन का फिगर कहता है कि अभी भी ये यूक्रेन, बेलारूस या रशिया, जो इसके आसपास के एरिया है, वो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कंटामिनेटेड लैंड, मतलब जो जमीन थी, जो एक्सपोजर हुआ इस रेडिएशन का, जो तो वो जमीन में कंटामिनेट कर गई, तो वहां पर लोग बहुत मात्रा में रह रहे हैं। चलो ये है लास्ट स्लाइड। हम्म इसमें जो आपको चीजें दिख रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है आपका पॉल्यूटेंट, प्रदूषक, दूसरी तरफ उससे किस तरह की बीमारी होती है, फिर किस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमंस पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका लीवर और किडनी को डैमेज करता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होने के चांसेस है। तो सॉइल पार्टिकल्स है, उससे ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, लंग्स वगैरह पे इम्पैक्ट करेगा। जो लेड है, ये आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। मर्क्यूरी से कौन सा डिजीज होता है? मीनामाटा डिजीज, जो भी आपको जापान वाले एग्जांपल में बोले, क्योंकि मीनामाटा बे जापान का ही जगह का नाम है। कैडमियम से हो जाता है इटाई इटाई डिजीज, या फिर इसको बोलते हैं आउच आउच डिजीज। एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि इससे कौन सी बीमारी होती है। नाइट्रेट से क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लोराइड से नॉक नी सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखने हैं, ये टेबल। दैट्स इट फॉर टुडे।